हेलो में दोस्तों, कोविड बहुत ज़्यादा अपने उग्र रूप पर है। प्लीज़ थोड़ा सेफ्टी बरतिए। अगर बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए। कोई प्रिंट आउट लेने एक्सेट्रा ये सब चीज़ें वेट कर सकती हैं। प्लीज़ आप बाहर अभी मत निकलिए कुछ दिनों तक, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए आज का हम प्रीमिक्स शुरू करते हैं। ये हैं 5 प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आज अगर दिन है इकोनॉमी का, तो चलिए इकोनॉमी के बारे में हम 5 सवाल डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला जो सवाल है ये है अबाउट पीपीएसी, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से जुड़ा हुआ। ठीक है, आपने बताना है ये पीपीएसी तब गठित हुआ था जब डिसमेंटल किया गया था एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, एपीएम कहते हैं, जिसके चलते पेट्रोल की प्राइसेस सरकार डिसाइड करती थी। जब कहते इसको डिसमेंटल किया तो पीपीएसी का गठन हुआ था। ओके, पीपीएसी पे मैं आपको बता दूं पहले भी सवाल आ चुका है, अभी 2017 या 18 के प्री में आया था। पीपीएसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है इसको हेल्प करता है जो एडमिनिस्टर करने में, क्या सब्सिडीज़ चाहे डोमेस्टिक एलपीजी पर हो, केरोसिन पर, फ्रेट पर जो सब्सिडीज आती हैं, तो इन सबको पीपीएसी बताता है कि कितनी हमें देनी चाहिए। देन जो पीपीएसी को चलाने का जो खर्चा है वो सेंटर और स्टेट मिलकर पूरा करते हैं। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो क्या है करेक्ट। ऑलराइट, 1 and 3, 1 and 2 ओनली या 1 ओनली। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर इसकी ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 सही नहीं है। ये जो राइट आंसर इज़ 1 and 2। तो पीपीएसी के बारे में जानते हैं फटाफट से। ये जो पीपीएसी ने रिसेंटली रिपोर्ट निकाली उसने बताया कि 1998-99 के बाद पहली बार हमारे देश में जो फ्यूल की खपत है वो कम हो गई। तो जो और बताते हैं वैसे वो आगे देख सकते हैं। जो डीजल की खपत है वो बोल रहे हैं कि 12% गिरी, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सामान की जब आवाजाही रुक जाती है डीजल की खपत बहुत ज़्यादा उससे गिरती है। पेट्रोल रिलेटिवली कम ड्रॉप हुआ, लेकिन ड्रॉप हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेट फ्यूल तो आधे से ज़्यादा ही जो ड्रॉप हो गया, लेकिन एलपीजी थी, एलपीजी में थोड़ा जो बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, ओनली फ्यूल जिसकी कंजम्पशन बढ़ी। ओके, तो पीपीसी के बारे में बात करते हैं। पीपीएसी 2002 में बनाया गया था जब एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, जिसके तहत सरकार बहुत सारी प्राइसेस डिसाइड करती थी कि ये इतने का पेट्रोल इतने का डीजल रहेगा। ग्रेजुअली उसको डिसमेंटल करना शुरू किया था, तो सरकार ने पीपीएसी का गठन किया था। एंड देन उसके पहले जो ऑयल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसको रिप्लेस किया गया। उसके बाद दोस्तों जो पीपीएसी जो उसके बाद सरकार को अभी भी बताता रहता है, लेकिन जो डोमेस्टिक एलपीजी है सब्सिडाइज्ड है ना, केरोसिन सब्सिडाइज्ड है। एंड बहुत सारी जो फार फ्लंग एरियाज़ में जो सामान भेजने के लिए फ्रेट की सब्सिडी दी जाती है, उस पर भी पीपीएसी की रिकमेंडेशन आती है। ओके, ये डेटा इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखता है। उसके बाद जो पीपीएसी का खर्चा है ये ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड वही पूरा करता है। तो स्टेट एंड सेंटर की यहाँ बात नहीं है, इसको सेपरेट यहाँ पे एलोकेशन आती है, उससे पीपीएसी का खर्चा निकलता है। ओके, ठीक है। जो पीपीएसी का इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सब्सिडी स्कीम्स को ढंग से इंप्लीमेंट करवाना। एंड देन उसके बाद जो ट्रेंड क्या चल रहे हैं हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, एंड देन डोमेस्टिक ऑयल और गैस सेक्टर का डेटा का इकट्ठा करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसीलिए जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पीपीएसी के बारे में अगर हमें पता हो पीपीएसी, तो अकॉर्डिंगली दे कैन फेच अस मोर मार्क्स इन आवर एग्जाम। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पीपीएसी क्वेश्चन खत्म हुआ। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ अबाउट आवर, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी स्लाइड थोड़ी स्लो हो गई। ऑलराइट, इट्स ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टैक्सेस से जुड़ा हुआ है। अभी सरकार ने रिसेंटली डेटा रिलीज़ किया कि ग्रॉस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, तो आपने बताना है उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, जो टीडीएस की बात करते हैं, देन सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी आता है, रेगुलेटर असेसमेंट टैक्स भी आता है। तो आपने यहाँ बताना है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये अभी वैसे तो हटा दिया गया, लेकिन आप जो अगर इसकी बात की जाए तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को सोचिए, पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर राइट निकालने की कोशिश कीजिए। बहुत ही यूपीएससी को ऐसे पसंद रहते हैं क्वेश्चन जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ों में वो कुछ आपको चाहता है, एक आधी कोई चीज़ अगर मिसिंग होती है तो पूछना। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है इसके सभी के सभी ही डायरेक्ट टैक्सेस के हमारे एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जिसका इंसिडेंस कि जिसने ये भरना है उसी को ही भरना पड़ता है, इसका इंसिडेंस कैन नॉट बी शिफ्टेड। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड। फॉर एग्जांपल कि जो कस्टमर से जो पैसा वसूल कर शॉपकीपर आगे जमा करा देगा सरकार को, गेटिंग इट। तो इंसिडेंस ट्रांसफर होता रहता है, जो मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर आता है, शॉपकीपर आगे कस्टमर को डालता है, कस्टमर से कलेक्शन शॉपकीपर, एंड देन वापस सरकार को। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। लेकिन जैसे डायरेक्ट में बात करें कि पर्सनल इनकम टैक्स,
जिसकी दोस्तों इनकम हुई होती है उसी की ही इंसान का कितना टैक्स बनता है वही पे करेगा, ठीक है, कोई और नहीं पे करेगा। उस इंसान के जो इनकम के हिसाब से पैसा, जिस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया उस कंपनी का उतना टैक्स बनता है, वेरी करेगा हर इंसान से, हर कॉरपोरेशन के हिसाब से, सभी पर कांस्टेंट नहीं लगेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सभी पे कांस्टेंट लगते हैं, ठीक है। मोर जैसे आप समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए कि अगर गाड़ियों पर अगर टैक्स मान लीजिए कि लेट्स से 10% टैक्स है मान लीजिए, तो 10% टैक्स चाहे मैं गाड़ी लेने जाऊं, मेरी इनकम ज़्यादा है, आप लेने जाएं आपकी इनकम और ज़्यादा है, कोई और लेने जाए जिसकी इनकम थोड़ी सी कम है, तो सभी पर 10% टैक्स ही पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि सामने वाला गरीब है या अमीर, डायरेक्ट टैक्स करेगा। ओके, तो इसीलिए सरकार का अटेम्प्ट क्या रहता है कि डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना, इनडायरेक्ट को कम करना। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, अभी भी सरकार इनडायरेक्ट डायरेक्ट बिल्कुल बराबर चलते हैं। तो सरकार की जो ये पॉलिसी रहती है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अगर रखनी है हमें, कि अच्छा देश बनाना है, तो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को ग्रेजुअली हम चाहते हैं कि काफ़ी घटा दें, क्योंकि अदरवाइज़ गरीब पर थोड़ी मार ज़्यादा पड़ती है उसकी। ओके, तो बस यहाँ पर वही है कि डेटा रिलीज़ किया कि हमारी जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन है वो 9.5 लाख करोड़ के आसपास रही, जिसमें मेजर कलेक्शन जो कौन सी रहती है, पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स की। एंड देन पर्सनल इनकम टैक्स देखें 4.88 करोड़, कॉर्पोरेशन 4.57 करोड़, ठीक है। तो लेकिन अगर हम देखें जो ग्रॉस मतलब इसमें से अगर हम रिफंड्स को ना निकालें तो ग्रॉस कितना हुआ था इकट्ठा, 12 लाख करोड़ के आसपास इकट्ठा हुआ था, ठीक है, 12 लाख करोड़। उसमें से लेकिन रिफंड निकाल दें तो इफेक्टिवली 9.5 लाख करोड़ के आसपास सरकार के पास टैक्स इकट्ठा हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट्स हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेशन में रिफंड ज़्यादा रहते हैं, ओके। देन एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, रेगुलेटर असेसमेंट टैक्स एंड डीडीटी। क्विकली देखते हैं कौन से क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनीज कितना प्रॉफिट कमाएंगी उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। पर्सनल इनकम टैक्स आपकी सैलरीज क्या हैं उस पर वेरी करेगा। एडवांस टैक्स कि अगर आपको लगता है कि आपकी अगर जो ओवरऑल जो टैक्स अंत में साल के इस तरह से आपकी इनकम होने वाली है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा आपका टैक्स रहेगा, तो आपको वो टैक्स पहले जमा कराना होता है किस्तों में, ठीक है। तो एडवांस टैक्स का नाम में आता है वो। एंड देन TDS कि लेट्स से अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेट्स से अगर एक वैल्यू के ऊपर मान लीजिए आप रेंट पे करते हैं या किसी की सैलरी पे करते हैं, तो आपको पहले से ही थोड़ा सा टैक्स काट कर ही आपको सैलरी या रेंट एक्सेट्रा वो पे करना होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये इलीगल हो जाता है। एंड देन अकॉर्डिंगली लेट्स से अगर किसी का टैक्स जो आपने किसी के नाम का टैक्स जमा करा दिया, आप एम्प्लॉयर हैं, आपने अपने एम्प्लॉई का जो टैक्स जमा करा दिया, एंड लेट्स से वो टैक्स साल भर में इकट्ठा होकर बन गया, मान लीजिए 10,000 रुपये का टैक्स बन गया जो जमा करा दिया, लेकिन जब कैलकुलेशन की गई तो सर को पता लगा कि सिर्फ 5,000 ही टैक्स पे करना था, तो बाकी जो 5,000 एक्स्ट्रा जमा हुआ था वो रिफंड आ जाता है। गेटिंग तो TDS जो मल्टीपल चीज़ों पर हमने TDS पर भी वीडियो बनाकर डाला हुआ, आप देख सकते हैं। ओके, देन दोस्तों SDR की तरफ आते हैं। SDR बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं वैसे, लेकिन हमने बार बार इसकी बात की है क्योंकि SDR रीएलोकेट हुए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को। ओके, तो SDR हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, अभी संडे को महाप्रेमिक्स में डिस्कस भी हुआ था। आज हमने जो बनाया मैंने एक प्रीक्योर का वीडियो, उसमें भी बात थी इसकी। SDR हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो एक आर्टिफिशियल करेंसी है SDR जो कि IMF यूज़ करता है वैसे इंटरनल अकाउंटिंग पर्पजेज़ के लिए। बात सही है नहीं? देन SDR पे इंटरेस्ट रेट की बात भी है, एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे पास जो कि IMF कैलकुलेट करने के किसके लिए यूज़ करता है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करें मेंबर्स कंट्रीज़ को अगर उन्होंने बोरो किया है या फिर उनके पास एक्स्ट्रा SDR इकट्ठा हो गया है, ठीक है, उस पर SDR इंटरेस्ट रेट की बात होती है। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इजी क्वेश्चन, नॉट अ टफ वन। राइट आंसर इसकी दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। कि हमने ये बहुत बार बात देख ली वैसे कि जैसे G20 मीटिंग में अप्रूव हो गया कि IMF 650 मिलियन एक्स्ट्रा जो USD वर्थ का SDR निकाल रहा है एंड कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि कोरोना के चलते उनकी अगर करेंसी पोजीशंस ख़राब हो गई हैं, ठीक है, तो वो कंट्रीज़ के रिजर्व्स को बूस्ट करेगा। एंड देन SDR ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट था, 1969 में बनाया गया, 5 करेंसीज पे डिपेंडेंट रहता है, हमने देख लिया कौन सा, इनकी वेटेज एक्सेट्रा देखी हमने। एंड देन दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कि जो SDR नाइदर अ क्लेम नॉर अ करेंसी है ना, तो इसकी वैल्यू हर रोज़ कैलकुलेट होती है अकॉर्डिंग टू जो वेरियस करेंसीज हैं इनकी वैल्यू के हिसाब से। एंड देन अगर आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखें कि SDR जो यहाँ पर अगर आपके पास लेट्स से कुछ SDR है, आपको जो SDR एलोकेट किए गए थे, दो तरह से हो सकता है कि एक तो जो आपको जितने एलोकेट किए गए थे इनिशियली, एक आप अभी कितना पोजेस करते हैं, ठीक है, आपके पास हो सकता है थोड़ा कम रह गया हो या थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। एलोकेट जो किए गए थे उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू IMF। जो आपके पास पोजेस करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो आइडियल केस में तो ये सेम रहने चाहिए, तो इसलिए इंटरेस्ट दे गेट कैंसल्ड आउट। लेकिन
हो सकता है कि आपको एलोकेशन जितनी हुई थी आपने किसी और का एसडीआर खरीद लिया, आपका पोजीशन ज़्यादा हो गया, तो यू विल एंड अप अर्निंग इंटरेस्ट, वो भी एसडीआर इंटरेस्ट रेट कहलाता है। तो वो भी कैलकुलेट आईएमएफ करता है अकॉर्डिंग टू जो प्रेवलेंट, जो वहाँ पे जो रेट चल रहे हैं, करेंसी रेट एक्सेट्रा वगैरह मिलाकर एसडीआर इंटरेस्ट रेट भी आईएमएफ ही डिक्लेयर करता है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अगर जो आप इंटरेस्ट रेट किस पे रिसीव करते हैं, जो आपकी होल्डिंग्स हैं, कितना होल्ड करते हैं, आप इंटरेस्ट पे करते हैं जितना आपको एलोकेट हुआ था। आइडियल केस में सेम रहता है, इसलिए जीरो इंटरेस्ट बनता है, लेकिन अगर आपकी होल्डिंग्स बढ़ जाती हैं तो यू एंड अप गेटिंग मोर इंटरेस्ट। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ एंजल टैक्स पे ध्यान दीजिए। जब भी कभी अखबार में नजर आए प्लीज़ आपने ध्यान से देखना है। एंजल टैक्स की यहाँ पे स्टेटमेंट है कि 10% टैक्स लगाया जाएगा जो अगर स्टार्टअप्स फंडिंग रिसीव करती हैं किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से, एंड ये तब लगाया जाएगा जब स्टार्टअप्स जो फंडिंग रिसीव करें हायर दैन कौन सी, फेयर मार्केट वैल्यू। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर राइट आंसर कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट। ठीक है दोस्तों, एंड इट्स नॉट अ टफ वन बट यू शुड नो एंजल टैक्स। अगर आप इस साल प्री देने वाले हैं तो पक्का ही आना चाहिए, गारंटीड, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर प्री आपका थोड़ा आगे है तो आप इसको देखना शुरू कीजिए, एंड क्योंकि राइट आंसर इज 2 ओनली। ठीक है दोस्तों, सिर्फ सेकंड करेक्ट है, 10% की बात नहीं है। वैसे जो भी पे करना होता है वो 30% है, ये स्टेटमेंट गलत है। देन हर एक इन्वेस्टर पर नहीं लगता ना ये, कि हर एक इन्वेस्टर पर अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर, जो अगर मान लीजिए कि किसी स्टार्टअप की वैल्यू 10 करोड़ रुपए बनती थी फेयर मार्केट वैल्यू, सरकार को लगता है उसने, लेकिन उसकी फंडिंग रिसीव कर ली 100 करोड़, जो ये एक्स्ट्रा 90 करोड़ रिसीव किया जो किसी स्टार्टअप ने, उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, एंजल टैक्स पे करना पड़ेगा 30% के हिसाब से। ठीक है, तो लेकिन ये जो अभी न्यूज़ में था, क्योंकि एचडीएफसी ने स्टार्टअप ग्रांट्स इशू करी हैं, एंड वो ऐसे स्टार्टअप्स को इशू करते हैं जो सोशल सेक्टर में जो काम अच्छा करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो रिगरस स्क्रीनिंग के बाद इसको दिया जाता है। 2017 में स्टार्टअप ग्रांट्स इशू की गई थी, जो बनाई गई थी एचडीएफसी द्वारा। थोड़ा साइडी न्यूज़ है बट वी शुड नो, एचडीएफसी ने भी रिसेंटली, क्योंकि आर्टिकल था, वो कह रहे थे कि जो स्टार्टअप टैक्स की बात है, जो एंजल टैक्स की बात है, उसके कारण जो स्टार्टअप की फंडिंग में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसीलिए जो कंट्रोवर्सीज किसकी रहती हैं, एंजल टैक्स की। तो एंजल टैक्स उसे 30% का टैक्स जो कि स्टार्टअप्स अगर जो अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर रिसीव करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा था कि कोई आर्बिट्ररी स्टार्टअप बना देते हैं एंड देन उस पर जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा लाकर लगा दिया जाता है, बोलते हैं अरे पैसा डूब गया। ठीक है, पैसा डूब गया तो वो जो ब्लैक मनी वाइट हो जाता है, एंड जो लॉस दिखाने पर टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ों में विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए। उसको फाइट करने के लिए लाया गया था, लेकिन ओवरऑल जो हमारी जो स्टार्टअप कम्युनिटी इट एब्सोल्युटली डिसलाइक दिस आइडिया, एंड सरकार ने इसलिए इसको जो होल्ड पर रख दिया था। ओके, ठीक है, तो ये बात हमें जाननी ज़रूरी। ओके, क्योंकि जो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है किसी चीज़ की, वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। ओके, देन दोस्तों कॉपीराइट वाले जो रूल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, आर्टिकल्स लगातार आ रहे हैं, हमें पढ़ने चाहिए। मुश्किल लगता हो तो थोड़ा सा और गूगल कीजिए, समझिए, दिमाग एक्स्ट्रा लगाइए अगर नोट्स में कहीं नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल थोड़ा सेटल हो जाता है तो हम भी इसको कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन डाला गया कि एनुअल एक ट्रांसपेरेंसी एक रिपोर्ट डालनी होगी हर एक कॉपीराइट सोसाइटी को हर साल। क्या ये बात सही है? दूसरा, जो अभी जो अमेंडमेंट्स हैं ये कॉपीराइट जो रूल्स को ये जो थोड़ा सा इसको हार्मोनाइज करती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट 2017 के साथ। एंड देन अगर एप्लीकेंट है वो अगर एक कॉपीराइट सोसाइटी के साथ अगर रजिस्टर्ड होना चाहता है, अप्लाई करता है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी 180 दिन में रिप्लाई करना है। क्या ये बात सही है? 180 है या घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पर, राइट आंसर, इट्स अ टफ क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड लेकिन हम अगर जानते हैं कि इनको जो थोड़ा मेंस ओरिएंटेड होते हैं ना ये, कि कॉपीराइट रूल सही बने, अच्छे बने, क्या क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, थोड़ा मेंस ओरिएंटेड। ठीक है, तो मेंस वाले पर्सपेक्टिव से तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन प्री में आ जाए तो घबराना नहीं। ओके, राइट आंसर इज 1 और 3 ओनली, क्योंकि हम देखते हैं इसके बारे में। और यहाँ जो कॉपीराइट रूल्स हैं अभी 2021 में नोटिफाई हुए, उसके बाद वैसे 2000 जो 1957 वाले थे 2013 के हिसाब से रूल चलते थे, लेकिन अभी डिजिटल जो हमारी एरा के बढ़ने के कारण कॉपीराइट इशूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं जिनको कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो एक्चुअल ओनर होता है उसकी जो वहाँ पर मेहनत पर पैसा नहीं मिल पाता, चीज़ें फ्री में चल रही होती हैं। आपको शायद पता हो बहुत सारा कंटेंट दुनिया भर के जो बुक्स एक्सेट्रा टेलीग्राम पर मिल जाती हैं, तो वो सब चीज़ों पर क्रैकडाउन हुआ था। इनफैक्ट किसी कंपनी ने तो इतना केस कर दिया था बच्चों पर कि बच्चों के अटेम्प्ट्स भी खतरे में आ गए थे। ठीक है, तो लेकिन बाद में जो अपील की बच्चों ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी कर रहे थे तो किसी ने कर लिया, आप किसी को टारगेट मत बनाइए, तो वो केस ड्रॉप हो गए। लेकिन बहुत सारे वो टेलीग्राम ग्रुप्स थे उनको डिलीट कर दिया गया हमेशा के लिए। तो इसीलिए अगर आप ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह करते हैं, कोई अगर बुक नहीं होनी चाहिए आपके
आपके पास जो लग रहा है कि पेड वर्जन है आपके पास फ्री में है, तो ऐसे मत कीजिए कॉपी, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू एज वेल, ठीक है। कि अदरवाइज आप सोचिए जो भी उस किताब को लिख रहा है, तो उसको किताब को लिखने वाले ऑथर के लिए बहुत ही कम मोटिवेशन है कि वो किताब लिखेगा, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, तो किताब क्यों लिखे, हमारा जो फ़ायदा नहीं हो पाएगा, जो अगर हम स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करें एक्सेट्रा। तो एक फेयर वैल्यू होनी चाहिए किताब की, उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि सर बहुत महंगी किताब रख दी आपने, राइट, रख दीजिए इस किताब की वैल्यू, लेकिन हमें उसको फ्री में ही चलाएंगे, तो ऑथर्स के पास कोई मोटिवेशन नहीं है टू गिव अस गुड प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, मैं इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, जनरली हमारे जो ग्रुप्स रहते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें भी हम स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि नेवर डू दैट, नेवर शेयर अ कॉपी अ बुक जो कि पेड थी कहीं पर, आपने इसको शेयर नहीं करना, ठीक है, ओके। तो इसी को ही कॉपीराइट एक्ट में ने भी अभी जो माना, कॉपीराइट की जो सोसाइटीज़ रहती हैं उन सभी को एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देनी होगी कि कब कब क्या क्या कॉपीराइट एक्ट के तहत उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया। जो ये फाइनेंस एक्ट है 2017, उसके साथ इसको अब कंधे से कंधा मिलाकर चला दिया गया है। एंड जो कॉपीराइट बोर्ड था, अपीलेट बोर्ड था, अपील करने वाला बोर्ड, उनको अब मर्ज कर दिया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी जो काम हो, एंड जो कोई अगर अप्लाई करता है कॉपीराइट वगैरह, अगर कोई कहीं वायलेशन हुई तो जल्दी से जल्दी सरकार उसको रिप्लाई करे। एंड 180 दिन का ही वहाँ टाइम रखा गया है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमें एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में तह में पहुँचने के लिए वक्त लगता है, तो हम चाहते हैं थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, तो टाइम इसलिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 180 डेज रख दिया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है, कॉम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन के लिए ऐसा किया गया, ओके। कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, मैंने आपको बताया था कि आप कुछ अगर लिखते हैं, कुछ म्यूजिक क्रिएट करते हैं, है ना, जो एजुकेशन, आर्टिस्टिक, लिटरेरी कुछ लिखा आपने, है ना, म्यूजिक, तो उस पर कॉपीराइट रहता है, आपका क्रिएटिव वर्क है, एंड यू शुड बी पेड फॉर दैट, ठीक है। एंड देन जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रहे हैं कि 2 तरह के राइट्स होते हैं कॉपीराइट में, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आई रिपीट अगैन, इकोनॉमिक, कि अगर आप कुछ उसको क्रिएट करते हैं, कोई चीज़ को यूज़ करता है इंसान वो आपकी चीज़ को, तो आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दूसरा मॉरल राइट, कि अगर आपकी कोई चीज़ की कोई कॉपी बनाकर अगर बेचता है कोई, या फिर उसका कोई लिंक करके उसको साइट करता है, या फिर उसके जैसे रेप्लिकास बना के बेचता है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मॉरली वो आपकी ही चीज़ थी, उसको बस थोड़ा सा चेंज करके दिखाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जब भी आप कभी पढ़ाई करें तो हमेशा ही जैसे हमेशा रिवाइज कर लें कि आज आपने कौन से टॉपिक्स पढ़े। एक तो कॉपीराइट, जैसे आपने एक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो आपने जो चीज़ें पढ़ी होती हैं एक बार उनको क्विकली रिवाइज कर लीजिए कीजिए, ठीक है। जैसे ये अच्छी हैबिट बनाएं आप हमेशा ही, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर आपने कॉपीराइट एक्ट के बारे में पढ़ा, देन आपने पढ़ा एंजल टैक्स के बारे में, देन आपने दोस्तों पढ़ा स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में, ऑलराइट, एंड देन आपने यहाँ पर जो एक बड़ी चीज़ जो हमारी डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ा, एंड आपने पढ़ा पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के बारे में। जब भी आप ऐसी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे तो यूजुअली दे पे यू वेल। अब एक और जाते जाते मैं आपको चाहता हूँ बताना, हमारे पास जो प्रीक्योर इनिशिएटिव है, आपके पास देखो, अगर आप यूट्यूब पे हमारा कंटेंट को देखते हैं, तो आपके अगर आप चाहते हैं ढंग से अच्छी तैयारी करना, तो आपके पास जो इनिशिएटिव है दैट इज़ DND, ठीक है। DND इज़ डेली न्यूज़ पेपर डिस्कशन। सर उसमें चीज़ों को बिल्कुल तह में जाकर एक एक जो अखबार के पन्ने में से सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकालकर उसके पीछे जो छुपा हुआ GS है, जो हिडन GS है, सर आपको वो भी कवर करा रहे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अगर हमने चैनल शुरू किया था आज से बहुत साल पहले, तो वो इसी पर्पज से शुरू किया था कि कंटेंट जो भी बच्चों को मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा लो कॉस्ट या नो कॉस्ट पर मिले। लेकिन हमारे कुछ जो हमारे मॉड्यूल भी रहते हैं, पेड मॉड्यूल, प्रीक्योर हमारा बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एक मॉड्यूल है जो पहले यूट्यूब पे हुआ करता था, लेकिन उसको एक तरह से चेंज करके DND के शक्ल में आपको नजर आता है। लेकिन दोस्तों प्रीक्योर जहाँ पर हम वीकली, ठीक है, जहाँ पर हम वीकली सब्जेक्ट को पूरा का पूरा कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज थर्सडे है, थर्सडे को जो आपका डे रहता है वो है इकोनॉमी का डे, तो पूरे पिछले हफ्ते में इकोनॉमी में क्या रहा इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं वीकली प्रीक्योर में, ठीक है। जैसे कल फ्राइडे है, फ्राइडे विल बी एनवायरनमेंट, सैटरडे विल बी फॉर साइंस एंड टेक, मंडे विल बी फॉर ज्योग्राफी, ठीक है। ऐसे पूरे हफ्ते की, जैसे ज्योग्राफी का डे आएगा मंडे का, तो मैम पिछले पूरे 7 दिनों की कवर करके आपको न्यूज़ वहाँ पर जो ज्योग्राफी से जो जुड़ी हुई आपको वहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपको जो खबर बताने वाली। प्रीक्योर इज़ अ पेड मॉड्यूल, एंड देन हम थोड़ा सा सस्टेनेबल रहने के लिए ही जो कुछ कदम रहते हैं। DND आप फ्री में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। प्रीक्योर जो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से देखें, 14 मंथ्स का जो ये प्रोग्राम है 7000 रुपीज़ में ये आपको अवेलेबल किया जा रहा है। 14 मंथ्स तक आपको इसका एक्सेस रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको हमारे जो प्लेटफॉर्म पर खरीद सकते हैं। एंड अगर आप इस साल का प्री दे रहे हैं तो डेफिनेटली, जैसे प्री में शायद अगर अभी कुछ नहीं कह सकते ना,
एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, तो तैयारी तो बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक बच्चा थोड़ा अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है, टाइम्स अनसर्टेन है, जो इंटरव्यूज एक्सेट्रा पोस्टपोन है, बट इट्स ओके, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, बच्चों ने मेहनत नहीं छोड़ी तो अंत में फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ा सोच रहे थे अगर कि करूँ कि ना करूँ, वक्त आ गया है कि बिल्कुल जोशों खरोश से तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स के हमारे पास दो जैसे कोर्सेज रहते हैं, एक तो क्रैश कोर्स है या फिर हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही जो कॉस्ट इफेक्टिव रहती हैं, तो आप फ़ायदा उठाएं। हम बहुत ही जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है करंट अफेयर्स के साथ बिल्कुल मिला हुआ, तो वो कंटेंट है उसका फ़ायदा उठाएं। स्टैटिक कवर होता है उसमें, डायनामिक जो मतलब करंट अफेयर्स कवर होते हैं, सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो आप आइए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने वाला माहौल है, और राधा थोड़ा डर का माहौल तो है ही, चलो कोरोना के चलते, लेकिन डर के आगे बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बात कही किसी ने कि डर के आगे ही दोस्तों जीत है। क्योंकि अगर आप डर जाएंगे तो दैट विल सेव यू। डरना इज़ ओके, डरना इज़ अ गुड थिंग। डरिए एंड घर बैठिए, अगर पॉसिबल है बाहर नहीं निकलना तो मत निकलिए, ठीक है। बिल्कुल लीस्ट चीज़ों के लिए घर से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा ये संक्रमण इस वक्त अपनी तेज़ी पर है, अभी कुछ दिन और रहेगा बिफोर इट हिट्स अ पीक, एंड जो साइकिल टूटेगा, चेन टूटेगा, उसके बाद जो वैक्सीनेशन की ड्राइव तेज़ होगी। तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए, डरिए। डरना बहुत अच्छी बात है, जो डरेगा वो बचेगा, ठीक है। डरिए, क्योंकि डर के आगे ही डेफिनेटली जीत है। सेम अप्लाइज टू योर प्रीलिम्स, सेम अप्लाइज टू योर मेंस। अगर आप डर के काम करते हैं, डरिए, मेहनत का काम करते हैं, आप मेहनत करेंगे, लेकिन साथ साथ में फील कॉन्फिडेंट। ऐसे घबरा कर ऐसे बिल्कुल साथ नहीं छोड़ देना, हिम्मत नहीं छोड़ देनी घबरा कर, ठीक है। तो क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा कर रहे हैं कि डरना इज़ अ स्ट्रैटेजी टू सर्वाइव, इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू सर्वाइव, ठीक है। डोंट बी अशेम्ड कि आप डर गए, ठीक है। तो इसीलिए घर बैठिए आराम से, दरवाज़ा दरवाजे एकदम बंद, एंड आराम से थोड़ा टहलिए, थोड़ा वॉक कीजिए, घर में ही कर सकते हैं तो घर में कीजिए। डू नॉट रियली गो आउट, क्योंकि अगर आप बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट गो आउट। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, एंड प्लीज़ स्टे सेफ।